हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास का यह आपका दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैं ले चुका हूं। पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को इतिहास के बुक के बारे में बताया था तथा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि आखिर इतिहास का क्या अर्थ होता है, इतिहास का क्या परिभाषा होता है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और भारत में इतिहास का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, क्योंकि इन सभी छोटी सी छोटी बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज का ये जो दूसरा क्लास है ये भी आपका बेसिक क्लास ही है। ठीक है, क्योंकि आप इतिहास पढ़िएगा, उस इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, विजयनगर के बारे में पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़िएगा, तो पूछने के लिए कोई बच्चा तो आपसे पूछ देगा, अच्छा भैया या दीदी, आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ते हैं इतिहास, इतिहास पढ़ने से क्या लाभ। फिर आप उनको क्या जवाब दीजिएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमें छोटी से छोटी बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बेसिक क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं वे बच्चे अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। पेड कोर्स के लिए आपको 1500 फी लगेंगे, जिसमें आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जिसका शुल्क, जिसका जो फ़ी है आपको ये पूरे साल के लिए वैलिड होगा, जिसमें लाइव क्लास दिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर का नोट्स मिलेगा, प्रश्न उत्तर का नोट्स मिलेगा, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ का। ठीक है, सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही होगा ये पेड कोर्स किन बच्चों के लिए है, वैसे बच्चों के लिए जो कक्षा 12 का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से 2024 में 8 से देंगे, उन्हीं बच्चों के लिए ये आपका पेड कोर्स है। तो चलिए बच्चों, बेसिक क्लास हम आपको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो क्लास हो गया हमारा 12 संकाय आर्ट्स बोर्ड बिहार बोर्ड, क्योंकि ये न्यू बैच है 2024 सेशन। ठीक है, आज का विषय इतिहास। सबसे पहले हमें क्या जानना है आज, इतिहास का अर्थ। हमें तो आज ये जानना है इतिहास का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सामान्य अर्थ में कहेंगे बीती हुई घटना को हम इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे, बीती हुई घटना को हम इतिहास कहेंगे। अब बीती हुई घटना तो सभी का हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, अर्थात हमारा भी इतिहास होगा, आपका भी इतिहास होगा। आपका कैसे इतिहास होगा, आपने कौन कौन से पल बिताए, जैसे बचपन का पल, तो बचपन का ये जो पल है ये भी तो एक प्रकार का आपका इतिहास हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जितना भी बीता हुआ घटना है उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, इतिहास में ही करेंगे। कहाँ करेंगे प्यारे बच्चों, इतिहास में ही करेंगे। इसलिए इतिहास का क्या अर्थ होगा, बीती हुई घटना को हम इतिहास कहेंगे। इसलिए इतिहास किसी का भी हो सकता है, हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है। हमारा प्यारा देश भारत कैसे आज़ाद हुआ वो भी बीती हुई घटना है, तो वो भी आपका इतिहास आपका बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। मुग़ल साम्राज्य, ठीक है, वो बीता हुआ घटना है। पहले के समय में मुग़ल साम्राज्य होता था, आज है, आज नहीं है, इसलिए वो भी विषय वस्तु हम इतिहास के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे ये तो बीती हुई बात है, इसलिए हम इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, इतिहास में ही पढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, अर्थात बीती हुई घटना को ही हम इतिहास कहेंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न निकल करके आता है कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है।
तो मेरे अनुसार इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सभी इंसानों को इतिहास पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर इतिहास ही एक ऐसा विषय है जिसमें हमें बीती हुई घटना की जानकारी मिलती है। यदि हम इन बीती हुई घटना को पढ़ें तो पढ़ के हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलती किया। तो जो गलती हम कर चुके हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो इतिहास में जब हम पढ़ेंगे कि हमने क्या गलती किया और उसी गलती को हम दोबारा करेंगे तो क्या जीवन में हम कभी विकास कर पाएंगे? नहीं, हम जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव को अपने विकास के लिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा विषय है जिसमें हमें बीती हुई घटना का उल्लेख मिलता है और उन घटना के मदद से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और भविष्य में नीति बनाते हैं। भविष्य में क्या बनाते हैं? नीति। और उसी नीति की मदद से हम लोग अपना विकास करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है हमेशा से खराब रहा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए 1965 में, 1971 में, हुआ कि नहीं हुआ? ये भी आप कहना हुआ। तो तनावपूर्ण रिश्ता है और हम भविष्य में जो भी हम नीति बनाएंगे वो पुरानी घटनाओं के ही आधार पर बनाएंगे कि पाकिस्तान बड़ा छलिया है, हमेशा हमारे साथ छल करेगा, इसलिए संभल के रहना। ऐसा कौन आपको सिखाएगा? इतिहास ही सिखाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कई बार हमें धोखा दे चुका है। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगा? इतिहास से ही मिलेगा। इसलिए आप देखिएगा कि जब आप छोटे होंगे, बच्ची होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दादा दादी, नाना नानी आपको कहीं ना कहीं कोई एक कहानी सुनाती होंगी। उस कहानी में भी देखिएगा कि आपकी जो दादी कहानी सुनाती होगी उसमें कहीं ना कहीं इतिहास छुपा रहता है। जैसे एक दादी, मान के चलो जैसे मैं आपकी दादी हूँ, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक चोर था, प्रत्येक दिन चोरी करता था और चोरी करके आता था, पैसा लेकर के खूब अय्यासी करता था एकदम। कभी ये खरीदता था, कभी वो खरीदता था। लोग कहता था तुम्हारे जैसा कोई नहीं। एक दिन क्या हो गया, चोरी करने गया, चोर पकड़ा गया, इतना मार पड़ा कि बेचारा मर गया। बेचारा क्या हो गया? मर गया। अब देखो, अब इससे क्या सीख मिला? तुमने सीखा कि यदि हम चोरी करेंगे, अगर पकड़े गए तो उसी चोर की तरह हम भी मारे जाएंगे। इसलिए क्या आप चोरी करिएगा? नहीं ना, आप चोरी नहीं करेंगे। यानी जो आप सोचिएगा कि हम भी चोरी करें, लेकिन पुरानी घटना में आपने क्या देखा कि यदि पकड़ा जाने पर क्या होता है कि लोग उनको मार भी देता है। इसलिए हमें पुरानी घटनाओं से सीख मिलता है और उन्हीं घटनाओं की मदद से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा प्यारा देश भारत है कि नहीं, जो भी नीति बनाएगा किसके मदद से? वो भी इतिहास की मदद से बनाएगा। इसलिए हम सभी को इतिहास पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे इतिहास की परिभाषा। आखिर इतिहास की क्या परिभाषा हो सकती है? यूँ तो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास का परिभाषा भी भिन्न भिन्न प्रकार से है। उनमें से एक विद्वान है E.H. कार। क्या नाम है? विद्वान का नाम E.H. कार, जो कि एक इतिहासकार है। उनका मानना है कि किसी भी कालखंड में, कालखंड क्या होता है? समय का खंड। जैसे 2010 से 2022 समय खंड हो गया 10 वर्षों का, है कि नहीं? 2010 से 2020 10 वर्ष का क्या हो गया? समय खंड हो गया। तो किसी भी कालखंड में हम मानव का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बातों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किनके अनुसार है? E.H. कार, इतिहासकार के अनुसार है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसे। हालांकि इसका मैं नोट्स में आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अर्थ तो आप लोग समझ चुके हैं, ये आपका हो गया। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये भी हो गया।
इतिहास की परिभाषा। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप बेशक नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट में आपको करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। देखिए, इतिहास की परिभाषा क्या आपका हो जाएगा, किसके अनुसार, E.H. कार के अनुसार। अब E.H. कार में बहुत कोई पूछेगा सर E का मतलब एडवर्ड, ठीक है, H का मतलब हेलेट कार, ये इतिहासकार का नाम है, के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों। इतिहास के तहत, इतिहास के तहत किसी कालखंड में, कालखंड मतलब समय खंड, किसी काल खंड में मानव समाज, मानव का जो समाज है, मानव समाज कौमा राजनीति कौमा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति, ठीक है प्यारे बच्चों, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये परिभाषा E.H. कार के अनुसार हो गया। यानी बीच में हमारा इतिहास हो गया, और इस इतिहास में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसी भी समय खंड में। जैसे मान लो कि मेरा अब मेरे बारे में इतिहास बनेगा तो एक समय खंड में बनेगा। जैसे मेरा जन्म मान लेते हैं कि हो गया 2005 में, कितना, 2005 में, और 2005 में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, और मैं प्रेजेंट में 2023 में हूँ। तो इस बीच, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बीच जो भी हमारा क्रियाकलाप रहा, इनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, हम क्या अध्ययन कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सामाजिक बातें, अर्थात समाज आएगा कि प्यारे बच्चों नहीं आएगा, आएगा। इस समाज के अंतर्गत हम, इसी समाज के अंतर्गत हम वर्ण के बारे में जानेंगे, जाति के बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, हम किस प्रकार से मनोरंजन करते हैं, हमारा मनोरंजन का साधन क्या है। जैसे गाना सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी समाज में पढ़ेंगे साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेन का, वाहन का। इसी प्रकार जो पुराना जो लोग होगा, पहले के समय में क्या करता था, बैलगाड़ी का, टमटम का, है कि नहीं। तो इन सभी बातों को ही हम कहाँ पढ़ेंगे, एक समाज के अंतर्गत। फिर आपका आ जाएगा दूसरे खंड में संस्कृति। संस्कृति में क्या आ जाएगा, पर्व आ जाएगा, रीति रिवाज, ये किसके अंतर्गत आपको आ जाएगा, ठीक है, ये आपको चले आएगा संस्कृति के अंतर्गत। तो ये हार हो गया, ठीक है, तो ये हार हो गया, कला हो गया, ये सारा का सारा आपको संस्कृति के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद राजनीति। राजनीति में क्या होगा कि राजा है तो राजा किस प्रकार से शासन कर रहा है कि नहीं, राजा का शासन व्यवस्था कैसा है, ठीक है, राज्य में किस प्रकार का व्यवस्था है, राजतंत्र है कि गणतंत्र है, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रशासनिक स्वरूपों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम यह देखेंगे कि वो मानव अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, कृषि करके कर रहा है, पशुपालन करके कर रहा है, व्यापार करके कर रहा है। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था में करते हैं या फिर उद्योग के माध्यम से कर रहा है, ठीक है। तो एक मानव के बारे में हम जो
घटना का उल्लेख करेंगे। क्या उल्लेख करेंगे? तो मानव का समाज के बारे में करेंगे, या संस्कृति के बारे में करेंगे, या अर्थव्यवस्था के बारे में करेंगे, या उनके राजनीतिक के बारे में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ईएचकार ने जो परिभाषा दिया, क्या परिभाषा दिया कि इतिहास के तहत किसी कालखंड में मानव समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ये इतिहास का परिभाषा आपका हो जाता है ईएचकार के अनुसार। ठीक है, अब जो प्यारे बच्चों हमें अध्ययन करना है, वो क्या अध्ययन करना है? इतिहास का विभाजन, कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार हुआ है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इतिहास, मैंने सबसे पहले इतिहास में क्या बताया? इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ क्या होता है? बीती हुई घटना को हम इतिहास कहेंगे। अरे बीती हुई घटना तो बहुत का हो सकता है, हमारे देश भारत का, यूरोप का, अमेरिका का, अफ्रीका का। ऐसे में तो बताओ इतिहास का विषय वस्तु कितना बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा हो जाएगा। जब मानव पढ़ना नहीं जानता था, आदि मानव का भी तो इतिहास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसे में इतिहास का अध्ययन करना काफी जटिल हो जाता है। अब जटिल कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 100 किताब है। ठीक है, आप ढेरी पर लगा दिए 100 किताब, और आपको एक किताब खोजना है। अब ढेरी में से जाइएगा, आप 100 किताब को देखिएगा, खोजिएगा, समय लगेगा खोजने में, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। फिर आपने क्या किया? अपने अध्ययन, अपने सुविधा के लिए उस 100 को डिवाइड कर दिया तीन अलमारी में। ठीक है, अपने अनुसार। अब जब भी किताब आप खोजिएगा तो बेहद आसानी से आपको ना मिल जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार इतिहास का विषय वस्तु इतना ज़्यादा हो गया कि अध्ययन करने में सुविधा नहीं होती थी। ठीक है, तो अध्ययन करने के लिए यानी सुविधा के लिए इतिहासकारों ने क्या किया? भारतीय इतिहासकारों ने भारत में इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग निकल कर के आता है वह है प्राक इतिहास, जिसको अंग्रेजी में हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा जो भाग निकल कर के आता है आर्ध इतिहास, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और जो तीसरा निकल कर के आता है ऐतिहासिक इतिहास, जिसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर प्राक इतिहास क्या होता है, आर्ध इतिहास क्या होता है, और ऐतिहासिक इतिहास क्या होता है। ये तो समझना आपके लिए क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मैं मिटाता हूं और आगे का कथा मैं सुनाता हूं। ठीक है, इतिहास का विभाजन हो गया। इतिहास का विभाजन तो कितने भाग में हुआ है प्यारे बच्चों? 3 भाग में। पहला प्राक इतिहास, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। प्राक इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। अंग्रेजी को भी जानते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्ध इतिहास, अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक
इतिहास जो हो गया हिस्ट्री। ठीक है, समझ गए। हालांकि प्राग इतिहास का अन्य नाम भी है, जैसे पाषाण काल भी हम प्राग इतिहास को ही बोलते। खैर अन्य नाम तो हम बाद में भी जान जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर प्राग इतिहास होता क्या है, ये जानना काफी जरूरी है। तो क्या होगा प्राग इतिहास? तो देखो, हम हो गए मानव, दिख भी रहा है कि हम मानव है कि नहीं? मानव है। तो जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अब हम मानव हैं, हमको ना तो पढ़ना आ रहा है ना तो लिखना आ रहा है। ठीक है, तो जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो इस काल को यानी इसी समय को, ठीक है, किसके अंतर्गत रखा गया? प्राग इतिहास के अंतर्गत रखा गया। अर्थात मानव को जब पढ़ना लिखना नहीं आता था और उस समय मानव ने जो भी घटना यानी और उस समय जो भी घटना घटित हुआ मानव के द्वारा, वे सारे के सारे विषय वस्तु किसके अंतर्गत आएंगे प्यारे बच्चों? प्राग इतिहास के अंतर्गत आएंगे। अब जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उस मानव को हम लोग कहते थे आदि मानव। क्या कहते थे? आदि मानव। आदि मानव को पढ़ना लिखना आता है? नहीं आता है, सॉरी आता था, नहीं आता था। ठीक है, तो आदि मानव के पास बेचारा बुद्धियों नहीं था, बुद्धि भी था, बुद्धि भी नहीं था। ठीक है, तो उस समय आदि मानव ने जो भी कार्य किया, जैसे आग का खोज, जब मानव ने आग का खोज किया, क्या उस समय मानव को लिखना आता था? नहीं आता था। तो मानव ने आग का खोज किया, ये जो घटना जो घट चुका है कि कैसे मानव ने आग का खोज किया। अब इस विषय वस्तु को हम किस इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्राग इतिहास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्राग इतिहास के ही अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, मानव द्वारा आग की खोज किस प्रकार से की गई। जब भी हम इसका कहानी पढ़ेंगे कि मानव ने कैसे आग का खोज किया, तो किस इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे? प्राग इतिहास के अंतर्गत। आपके एग्जाम में मान लो कि यदि पूछेगा कि मानव द्वारा आग की खोज निम्नलिखित में किस इतिहास के अंतर्गत आएगा? प्राग इतिहास, आर्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्राग इतिहास। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आप लोग बहादुर हैं, समझ गए होंगे। इसी प्रकार मानव ने किस प्रकार शिकार किया? जब मानव के पास लोहा का ज्ञान नहीं था, जब मानव के पास तांबा का ज्ञान नहीं था, कांसा का ज्ञान नहीं था, अर्थात कोई धातु का ज्ञान नहीं था, तो मानव ने कैसे एक पत्थर को नुकीला बना करके, पत्थर को मानव क्या करता है पता है? नुकीला बना करके कैसे शिकार करता था। अर्थात पत्थरों से मानव ने कैसे अपना औजार बनाए। ये विषय वस्तु हम कहाँ पढ़ेंगे? प्राग इतिहास, क्योंकि उस समय भी मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। आता था? नहीं आता था। तो प्राग इतिहास क्या होगा? कोई पूछेगा बताओ बाबू प्राग इतिहास क्या? उत्तर क्या लिखोगे? प्राग इतिहास के अंतर्गत लिपि के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। लिपि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? नहीं होते हैं, जिस कारण कोई भी साहित्यिक ज्ञान इसके अंतर्गत आपको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मानव जो थे, मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। और इस समय यानी इसी काल में जो भी घटना घटित हुआ वह किसके अंतर्गत रखा गया? तो प्यारे बच्चों प्राग इतिहास के ही अंतर्गत रखा गया। अब मैं समझ सकता हूं कि आप काफी अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है दूसरा आर्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों आर्य इतिहास
हम किस काल को कहेंगे? प्राक इतिहास में पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन मानव धीरे धीरे विकास किया और विकास करने के बाद मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया। अब मानव को पढ़ना भी आ रहा है, लिखना भी आ रहा है। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा कि मानव द्वारा जो लिखा गया साक्ष्य है वो तो उपलब्ध है। जैसे ये चिड़िया हो गया, ये ऐसे ऐसे मानव लिख दिया, ये लेखन प्रणाली हो गया। तो मानव के द्वारा लिखा हुआ साक्ष्य तो है, लेकिन आज का मानव, अब आज का मानव मतलब जो भी आज का इतिहासकार है, अर्थात वर्तमान मानव यानी हमारे इतिहासकार ने इस लेखन को पढ़ नहीं पाया। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री हम किसको बोलेंगे? अर्थात आर्ध इतिहास में मानव को पढ़ना लिखना आता था। अब जैसे कि मैं हूँ आर्ध इतिहास काल का मानव, हमको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, मैंने लिख दिया ये। ठीक है, तो आज का मानव मेरे द्वारा लिखे गए साक्ष्य को पढ़ेगा तभी तो उनको मेरे बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन यदि मेरे द्वारा लिखे गए साक्ष्य को आज का मानव पढ़ ही नहीं पाएगा, तो ऐसे विषय वस्तु किसके अंतर्गत आएंगे? आर्ध इतिहास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? आर्ध इतिहास के अंतर्गत। तो आर्ध इतिहास में हम लोग वे घटना पढ़ते हैं जिसमें मानव को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन उनके लेखन कला को आज का मानव पढ़ नहीं पाया है, जिसके कारण उसके लेखन को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो कोई निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, जो आपका इतिहास का पहला चैप्टर है, ईंट बनके और अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा वासी को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन उसके लेखन को हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसलिए जिस समय मानव के द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे काल को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? आर्ध इतिहास। किसके अंतर्गत रखेंगे? आर्ध इतिहास। जैसे क्या होगा? जैसे हड़प्पा सभ्यता। जैसे क्या होगा प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा वासी को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन इनके द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे आर्ध इतिहास। एक बार मैं लिख देता हूं, दोनों को अंतर में कर देता हूं। ठीक है, तो प्राक इतिहास को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं पाषाण काल भी, पाषाण काल भी बोलते हैं। तो आर्ध इतिहास में ये जो मानव है, इस मानव को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, अर्थात मानव क्या था? आदि मानव। तो इस काल को, ठीक है, किसके अंतर्गत रखेंगे? प्राक इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। समझ गए? अब इसके अपोजिट आर्ध में क्या होगा? पढ़ना आता था, लिखना आता था, लेकिन इनके लेखन को हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन इनके लेखन को हम पढ़ नहीं सके। ठीक है, तो इस काल को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? आर्ध इतिहास। जैसे हड़प्पा सभ्यता। अब मान लो कि हाँ, मैं हड़प्पा वासी, आपको मेरे में जानना है, मैंने ये लिख दिया डायरी, आपको मैंने दिया, आप इसको पढ़ ही नहीं पाए, इसको पढ़ ही नहीं पाए। जब पढ़ ही नहीं पाइएगा, आप मेरे बारे में खाक जान पाइएगा? नहीं जान पाइएगा। इसलिए इस काल को रखा गया आर्ध इतिहास के अंतर्गत। नेक्स्ट है हिस्ट्री। क्या है पढ़े बच्चों? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक, इतिहास यानी ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या होता था? मानव को पढ़ना आता था, लिखना आता था,
और इसके लेखन को हम पढ़ पाएं। इसके लेखन यानी जब मानव को पढ़ना आता था, लिखना आता था, और जो उन्होंने लिखा उनके लिखावट को हम अच्छे से पढ़ लिए, वहाँ से आपका इतिहास शुरू हो जाता है। वहाँ से क्या आपका शुरू हो जाता है? इतिहास, यानी ऐतिहासिक काल वहीं से शुरू हो जाता है। यानी मूल रूप से इतिहास आपका वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम भली भांति पढ़ पाएँ। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम लोग कब से पढ़ना शुरू किए? तो उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से। कहाँ से? तो 600 ईसा पूर्व से, यानी 600 ईसा पूर्व के काल से मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम लोग पढ़ पाए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? तीनों में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। प्राक इतिहास वह इतिहास है जिसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। उस समय में जितना भी घटना घटित हुआ प्राक इतिहास में आएगा। आर्ध इतिहास मानव को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन उनके लेखन को आज तक कोई भी मानव पढ़ नहीं पाया, यानी कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया। उस काल में जो भी घटना घटित हुआ आर्ध इतिहास के अंतर्गत आएगा। ऐतिहासिक इतिहास वह इतिहास जब मानव को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, और उनके लेखन को हम लोग पढ़ पाएँ और पढ़ करके कोई निष्कर्ष तक पहुँचे, तो वैसे काल को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? ऐतिहासिक काल में हम लोग रखेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? इसलिए आपके एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? ये पक्का पूछेगा, MBBI है, MBBI हमेशा से पूछता है। हड़प्पा सभ्यता किस काल के तहत आता है? प्राक इतिहास या किस इतिहास के तहत आता है, या किस काल भी पूछेगा। ये प्राक इतिहास के तहत आता है, आर्ध इतिहास के तहत आता है, ऐतिहासिक इतिहास के तहत आता है, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आर्ध इतिहास। ठीक है, समझ गए? इसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि इसका नोट्स हम आपको ऐप पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 में प्राक इतिहास आपको पढ़ना ही नहीं है, यानी ये नहीं पढ़ना है। हालांकि प्राक इतिहास भी आपको आगे टूटता है, तो जब पढ़ना ही नहीं है कक्षा 12 में प्राक इतिहास, तो इसमें डीप जा कर के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, बस समझना है कि होता क्या है, समझना जरूरी है। ठीक है, आपको पढ़ना है आर्ध इतिहास से। कक्षा 12 में कहाँ से पढ़ना है? आर्ध इतिहास से। इसलिए चूंकि ऐतिहासिक इतिहास से पहले कौन आता है? आर्ध इतिहास। इसलिए पहला चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से कौन सा इतिहास है? आर्ध इतिहास, अंग्रेजी में कहे तो प्रोटो हिस्ट्री। समझ गए? तो इसलिए इसको मैं मिटाता हूँ, अब मैं आता हूँ ऐतिहासिक इतिहास पे। ठीक है, अब जो प्यारे बच्चों, जो आपका ऐतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मतलब हिस्ट्री, कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाता है मध्य इतिहास, तीसरा हो जाता है आधुनिक इतिहास। समझ गए? ऐतिहासिक काल को यानी हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसका मतलब है क्या? इस तीनों काल में मानव को पढ़ना आता था, लिखना आता था, और उनके लेखन को हम लोग पढ़ पाएँ, पढ़ करके कोई निष्कर्ष तक पहुंच पाएँ। तो जब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ से मैंने क्या बोला, 600 ईसा पूर्व से, इसलिए प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चों? 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी
712 ईस्वी तक के काल में जितना भी घटना घटित होगा वे सभी घटना हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। जैसे ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्था, ये सभी हम कहाँ पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का समय कितना? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक, यानी इस बीच जो भी घटना घटित होगा वो हम कहाँ पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। मध्य इतिहास में क्या 712 पर समाप्त हुआ है, तो 712 से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के 1707, ठीक है, 1707 ईस्वी तक के बीच जितना भी घटना घटित हुआ ये सभी घटना किस इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे? मध्य इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे विजयनगर के बारे में, विजयनगर मुगल साम्राज्य के बारे में, विजयनगर के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में हम मध्य इतिहास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास यानी 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो भी घटना घटित होगा इस बीच इनको हम कहाँ पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास में। जैसे हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ, आज़ाद कैसे हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, ये सारा का सारा आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया? इतिहास का अर्थ, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का विभाजन। कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, ईसा पूर्व और ईस्वी। ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है? ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है और शताब्दी क्या होता है। आपने शताब्दी का प्रयोग बहुत किया होगा, अंग्रेज फलना शताब्दी में आया, वो चिल्ला शताब्दी में आया। तो शताब्दी क्या होता है, हम लोग शताब्दी का प्रयोग क्यों करते हैं और शताब्दी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इन सभी का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिए यानी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। जल्दी से इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।